नमस्कार दोस्तों। आप और मैं डेली ओपीडी में बहुत सारे मरीज देखते हैं और फीवर के हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। तो फीवर एक ऐसा टॉपिक है जो रेगुलर हमारी ओपीडीज में हम डे टू डे देखते हैं। तो ऐसे ही केस के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि फीवर को अपने को कैसे अप्रोच करना रहता है। फीवर के बहुत सारे केसेस आपकी और हमारी ओपीडी में आते हैं। तो ऐसी एक महिला हमारे सामने आई है जो कि फीवर के साथ हमारे सामने प्रेजेंट कर रही है। 23-year-old फीमेल जो कि हमारे पास आई है फीवर के साथ, साथ में डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन है और साथ में वॉमिटिंग है। उसके अलावा पेशेंट को और कोई सिम्टम्स नहीं है। तो इस केस में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। चैट बॉक्स। एक 23 साल की लड़की, 23-year-old फीमेल जो कि फीवर के साथ आई है। फीवर के साथ उसको एब्डोमिनल पेन है और वॉमिटिंग है। उसके अलावा और कोई सिम्टम नहीं है। तो इस केस में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, बट गैस्ट्राइटिस में फीवर आ सकता है। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? डेंगू, ठीक है, वेरी गुड। गैस्ट्रोएंटेरिटिस, वेरी गुड। टाइफाइड, वेरी गुड। ठीक है, एक दो और बता दीजिए। जॉइंडिस, बट पेशेंट को कोई और सिम्टम नहीं है, जॉइंडिस भी नहीं है। तो जॉइंडिस तो नहीं है, बट हाँ फीवर है, वॉमिटिंग है और एब्डोमिनल पेन है। तो एक्यूट एब्डोमेन हो सकता है, बट एक्यूट एब्डोमेन में लोकलाइज पेन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। टाइफाइड, मलेरिया, ठीक है। पेंक्रेटाइटिस, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये सारे कॉजेज हो सकते हैं। तो अपन आज डिस्कस करेंगे अप्रोच टू फीवर। तो फीवर हमारी ओपीडी में डे टू डे रेगुलर देखा जाने वाला केसेस है। तो फीवर को कैसे अप्रोच करना है, कैसे डायग्नोज करना है और कैसे उसका मैनेजमेंट प्लान करना है, इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर नीरज दयानी, कंसल्टेंट फिजिशियन इंदौर। और आज हम फीवर के ऊपर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं। आपको क्या लगता है, ये टॉपिक इजी है और डिफिकल्ट है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। फीवर इजी है कि डिफिकल्ट है? इंटरमीडिएट, डिफिकल्ट, ओके। ठीक है, ठीक है। तो इजी तो नहीं है, ये तो सही बात है। मैंने भी पढ़ा तो मुझे भी लगा कि फीवर लगता है कि बहुत इजी है मैनेज करना, बट इट इज नॉट वेरी इजी, इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट। हाँ, अपने लिए इजी हो जाता है अगर पेशेंट रिपोर्ट के साथ आया, रिपोर्ट डायग्नोसिस बना के भेज दे रही है तो अलग बात है। अदरवाइज पेशेंट इज वेरी समटाइम्स मिसलीडिंग सिम्टम्स, और कई बार फीवर को डायग्नोस करना और उसको मैनेज करना बड़ा ही टेढ़ी खीर होती है। तो वाकई में सही बात है। तो ये टेढ़ी खीर है, ये लगता है इजी है बट बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो फीवर हो सकता है विदाउट एनी अदर सिम्टम और नेवर पॉसिबल टू डायग्नोस इन ऑल केसेस। तो सारे केसेस में फीवर डायग्नोस करना किसी भी क्लिनिशियन के लिए, किसी भी फिजिशियन के लिए, किसी भी डॉक्टर के लिए पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए भी नहीं है, आप लोगों के लिए भी शायद ना हो। तो हमें अप्रोच सीखनी है कि फीवर का कोई पेशेंट आता है तो हमें कैसे अप्रोच करना है, कैसे उसको डायग्नोस करना है, कैसे उसको मैनेज करना है। तो ठीक है, हम आते हैं अपने केस के ऊपर। एक हमारे पास पेशेंट आई है जो कि 23 ईयर फीमेल है। उसको साथ में उसको फीवर है, डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन है और वॉमिटिंग है। तो ये तीन सिम्टम्स हैं, इसके अलावा कोई और सिम्टम नहीं है। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो अब मैं ऑप्शन दे देता हूं, आप ऑप्शंस देख लीजिए और चैट बॉक्स में बताइए कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, सी एंटेरिक फीवर, ठीक है, एंटेरिक फीवर। तो ठीक है, सबको पता है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। बाकी पॉसिबिलिटी क्यों नहीं हो सकती वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मेनिंजाइटिस नहीं हो सकता क्योंकि न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम्स नहीं है। न्यूमोनिया नहीं हो सकता क्योंकि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस नहीं हो सकता क्योंकि कार्डियक सिम्टम्स नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अपन ने डायग्नोस बना लिया है कि एंटेरिक फीवर हो सकता है इन चार ऑप्शन में। बट अब अपन एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए कॉज ऑफ फीवर विदाउट सिस्टेमिक सिम्टम्स। तो ऐसा कौन सा फीवर है जो बिना किसी सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट के साथ आ सकता है? तो अपने पास ये चार ऑप्शन है: एक्यूट एंटेरिक फीवर, मेनिंजाइटिस, मलेरिया एंड वायरल फीवर। तो ऐसा कौन सा फीवर है जो विदाउट सिस्टेमिक सिम्टम्स के साथ आ सकता है? इन चार में से कौन सा ऑप्शन नहीं है, नॉट? तो चैट बॉक्स में लिखिए जरा।
वॉइस में प्रॉब्लम है। तो ये ऑप्शन है अपने पास एक्यूट एंटेरिक फीवर, मेनिंजाइटिस, मलेरिया एंड वायरल फीवर। तो कौन सा ऐसा फीवर है विदाउट सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट? नहीं हो सकता। तो एक्यूट एंटेरिक फीवर में हो सकता है कि सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट ना हो, मलेरिया में भी हो सकता है कि सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट ना हो, पेशेंट को केवल फीवर हो, कोई सिस्टेमिक सिम्टम्स, सिस्टेमिक कंप्लेंट नहीं हो। वायरल में भी हो सकता है, क्योंकि वायरल की केसेस हम डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं, उसमें भी ये हो सकता है, पॉसिबल है। बट मेनिंजाइटिस में अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो उसमें न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम्स मिलेंगे। तो यहाँ अपनी डायग्नोसिस क्या बनती है? मेनिंजाइटिस। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्यूट फीवर विदाउट सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट? यहाँ पे मैंने 5 कारण लिखे हैं। 90 से 95% केसेस अगर फीवर के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये 5 कारण में से कोई एक कारण होने की संभावना ज्यादा है। तो वो कारण क्या क्या है? सबसे पहला एंटेरिक फीवर, दूसरा मलेरिया, तीसरा वायरल फीवर। उसके अलावा एक्यूट प्रेजेंटेशन ऑफ क्रोनिक इलनेस। तो कोई क्रोनिक बीमारी है, उसका एक्यूट प्रेजेंटेशन हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट को माइल्ड या अर्ली सिम्टम्स ऑफ एन इलनेस, मतलब कोई बीमारी के उसको माइल्ड सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो ये 5 कारण हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आज अपन एक्यूट फीवर डिस्कस करने वाले हैं। एक्यूट फीवर जिसमें कोई सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अपने पास डे टू डे प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट ओपीडी में आते हैं जो बोलते हैं कि मुझे केवल बुखार आ रहा है, हाथ पैर में दर्द है, थोड़ा सर में दर्द है, थोड़ा पेट में दर्द है और वॉमिटिंग है, उसके अलावा और कोई कंप्लेंट नहीं है। तो फिर अपन उस पेशेंट को कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे डायग्नोज करेंगे और कैसे ट्रीट करेंगे, इन सब चीजों के ऊपर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो अपने पास अपनी पेशेंट है जो कि अपन ने पहले पिक्चर में देखी, एक 23 ईयर ओल्ड फीमेल है जो कि ओपीडीज में आई है। 3 दिन की हिस्ट्री है, फीवर है, डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन है और वॉमिटिंग है। अब अपन एब्डोमिनल पेन और वॉमिटिंग से कंफ्यूज हो सकते हैं कि पेशेंट को सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। तो यहाँ पे अपन हिस्ट्री अगर डिटेल में लेंगे तो मालूम पड़ेगा अपने को कि पेशेंट का जो पेन है वो माइल्ड है और वॉमिटिंग भी है, वो 1 या 2 एपिसोड वाली है। तो यहाँ अपने को क्या करना है, पेशेंट से पूरी हिस्ट्री लेना है, उसके बाद अपने को एग्जामिनेशन करना है और उसके बाद अपने को इन्वेस्टिगेशन प्लान करना है, अपने माइंड में डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना है और लाइन ऑफ मैनेजमेंट प्लान करना है। तो बहुत सिंपल है, आगे चलते हैं कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। तो अपने पास अपनी पेशेंट, अपन अपने पेशेंट पे ही टिके हुए हैं कि पेशेंट अपने पास ओपीडी में बैठी है और बोल रही है कि मुझे 3 दिन से बुखार आ रहा है, साथ में पेट में। तो अपने पास अपनी पेशेंट लाइन ऑफ मैनेजमेंट प्लान करना है। तो बहुत सिंपल है, आगे चलते हैं कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। तो अपने पास अपनी पेशेंट, अपन अपने पेशेंट पे ही टिके हुए हैं कि पेशेंट अपने पास ओपीडी में बैठी है और बोल रही है कि मुझे 3 दिन से बुखार आ रहा है, साथ में पेट में दर्द है और वॉमिटिंग है। लेकिन इतने से अपना काम नहीं चलेगा, अपने को डिटेल हिस्ट्री चाहिए। तो डिटेल हिस्ट्री क्या है? डिटेल हिस्ट्री है, पेशेंट बोली कि मैं 3 दिन पहले बिल्कुल ठीक थी। तो अच्छी बात है, ठीक थी तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा फीवर के बारे में बताइए। तो बुखार जो है ठंड दे के आ रहा है, अचानक से आया और कभी आता है कभी चला जाता है, और बुखार की जो सीवियरिटी है मॉडरेट टू सीवियर डिग्री का है। ठीक है, उसके अलावा जो एब्डोमिनल पेन है वो माइल्ड है और डिफ्यूज है। जो वॉमिटिंग है वो 2 एपिसोड है और वो भी नॉर्मल नॉन प्रोफ्यूज वॉमिटिंग है, थोड़ा बहुत खाना बाहर आया और एसिडिटी जैसा हुआ, तो सिंपल कंप्लेंट है। तो ऐसी अपने पास पेशेंट है, ये कंप्लेंट के साथ आई है। अपना इतने से भी काम नहीं चलेगा, अपने को और डिटेल में हिस्ट्री लेना है। तो डिटेल में हिस्ट्री कैसे लेंगे? अब पेशेंट बोली कि मैं 3 दिन पहले तक बिल्कुल ठीक थी। तो 3 दिन पहले तक ठीक थी, इसका मतलब क्या क्या हो सकता है? आइदर पेशेंट हैविंग नो कंप्लेंट्स 3 days बैक। तो ऐसा हो सकता है कि 3 दिन पहले पेशेंट को कोई कंप्लेंट नहीं थी और पेशेंट को अचानक से
बुखार आना चालू हुआ और बुखार के साथ ठंड लगी या ठंड नहीं लगी, दोनों टाइप का फीवर उसको हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट को बुखार पहले से आ रहा था लेकिन वो लो ग्रेड था और पेशेंट ने उसको नोटिस नहीं किया। एक और कंडीशन हो सकती है कि पेशेंट को रुक रुक के फीवर आता हो, पहले 1 महीने पहले रहा हो, बीच के टाइम पीरियड फीवर नहीं था और आज जब अपने पास आई तो 3 दिन से फिर से उसको बुखार आ गया है। तो अपने को हिस्ट्री में ये तीनों चीजें भी पूछनी है कि बुखार 3 दिन पहले आया था तो 3 दिन पहले बुखार नहीं था, उससे पहले आप बिल्कुल अच्छे थे और ऐसा तो नहीं था कि पिछले हफ्ते भर से आपको हल्का हल्का बुखार चल रहा हो, या हो सकता है कि आपको पहले 15-20 दिन पहले, महीना भर पहले फिर से फीवर आया हो। तो ये सारी चीजों के बारे में भी जानकारी लेना जरूरी है। अब अपन आते हैं अपने केस पे। 23 ईयर ओल्ड फीमेल जो कि ओपीडी में आई है, पेन है, फीवर है और वॉमिटिंग है। अब अपन ने समझ लिया कि फीवर जो उसके सिम्टम्स है वो 3 दिन पुराने हैं, 3 दिन पहले उसको कोई कंप्लेंट नहीं थी। अब अपन बात करते हैं फीवर के ऊपर। जो फीवर पेशेंट बता रही है कि ठंड दे के आ रहा है, अचानक से आया और इंटरमिटेंट था और मॉडरेट टू सीवियर डिग्री था। तो अब फीवर के ऊपर अपन बात कर लेते हैं। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सडन ऑनसेट फीवर विद चिल्स। तो अचानक से किसी पेशेंट को बुखार आ गया और ठंड दे के बुखार आ गया तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, तो सडन ऑनसेट फीवर विद चिल्स एक कॉज मलेरिया, वेरी गुड। और क्या कारण हो सकते हैं, यूटीआई, वेरी गुड वेरी गुड, वायरल, वेरी गुड। और कोई ऑप्शन, और कोई आंसर देना चाह रहा है, टॉन्सिलाइटिस, इट इज मोर फेवर टू वायरल, ठीक है। और स्टोन, किडनी स्टोन, किडनी स्टोन में फीवर विद चिल्स लेस कॉमन, लेस लाइकली। कॉलिसिस्टाइटिस में फीवर विद चिल्स है लेकिन सिस्टमिक सिम्टम्स मिलना चाहिए। यूटीआई में कई बार सिस्टमिक सिम्टम्स मिल सकते हैं, कई बार नहीं भी मिलते, बट फीवर विद चिल्स जो है मोस्ट कॉमन जो कॉज है, सिस्टाइटिस और यूटीआई आर सिमिलर प्रेजेंटेशन। तो ये 3 कारण मेन है, आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने भी वही लिखे हैं जो आपने बताए हैं, मलेरिया, यूरिन इन्फेक्शन और वायरल फीवर। उसके अलावा कोई भी मॉडरेट टू सीवियर डिग्री बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक मेनिंजाइटिस, निमोनिया या कॉलिसिस्टाइटिस जो आपने लिखा, वो भी कॉज हो सकता है फीवर विद चिल्स का। तो सडन ऑनसेट फीवर विद चिल्स के साथ है, तो दीज आर द 3 मेन कॉज, मलेरिया, यूटीआई और वायरल फीवर। उसके अलावा कोई भी मॉडरेट या सीवियर डिग्री का इन्फेक्शन फीवर कर सकता है विद चिल्स। तो अपन आगे आते हैं, सडन ऑनसेट फीवर विदाउट, अलावा कोई भी मॉडरेट या सीवियर डिग्री का इन्फेक्शन फीवर कर सकता है विद चिल्स। तो अपन आगे आते हैं, सडन ऑनसेट फीवर विदाउट चिल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो बताइए क्या है कॉजेज ऑफ सडन ऑनसेट फीवर विदाउट चिल्स। तो बुखार आया लेकिन ठंड नहीं लगी, तो ऐसा क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। टाइफाइड, वेरी गुड। और क्या कारण हो सकते हैं, सनस्ट्रोक, ओके। और कोई आंसर देना चाह रहा है, एनी सजेशन, बताइए क्या हो सकता है। मेनिंजाइटिस, फीवर विदाउट चिल्स, मेनिंजाइटिस इज लेस कॉमन। क्या कॉमन कारण हो सकते हैं वो बता दीजिए। टीबी, टीबी में सडन ऑनसेट फीवर नहीं आएगा, ग्रेजुअल ऑनसेट रहेगा, और डेफिनेटली विदाउट चिल्स दोनों हो सकता है, बट इट विल बी ग्रेजुअल ऑनसेट फीवर। डेंगू, वायरल फीवर हो सकता है, ठीक है, बट वायरल फीवर में भी अपन ने डिस्कस किया कि सडन ऑनसेट फीवर विद चिल्स आर मोर कॉमन, विदाउट चिल्स आर लेस कॉमन सडन ऑनसेट। सडन ऑनसेट है लेकिन चिल्स नहीं है। अपने को 2 चीजों में डिफरेंशिएट करना है कि एक तो सडन ऑनसेट फीवर आया या ग्रेजुअल ऑनसेट आया। सडन ऑनसेट आया उसमें भी 2 चीजें हो सकती है, या तो विथ चिल्स होगा या विदाउट चिल्स होगा। तो विथ चिल्स अगर आ रहा है तो मलेरिया, यूटीआई, वायरल फीवर ये मोस्ट कॉमन कारण थे। अगर सडन ऑनसेट फीवर है लेकिन साथ में चिल्स नहीं है तो क्या कारण हो सकते हैं वो बता देता हूं। तो सनस्ट्रोक और हीट एग्जॉशन इज द कॉज, एक कारण ये हो सकता है, फूड पॉइजनिंग दूसरा कारण ये हो सकता है, तीसरा हो सकता है कोई दवाई खाई और उसके खाने के बाद बुखार आ गया। तो अगर ड्रग इंड्यूस फीवर है तो उसमें नॉर्मली फीवर तो सडन ऑनसेट रहेगा लेकिन चिल्स नहीं आएंगे। वैक्सीन लगाने के बाद, इम्यूनाइजेशन के बाद भी फीवर हो सकता है लेकिन उसमें भी नॉर्मली चिल्स नहीं आएंगे, लेकिन आ सकते हैं कुछ केसेस में। उसके अलावा कोई क्रोनिक कॉज है जिसमें एक्यूट एक्जेसर्बेशन हुआ है या एक्यूट रिकरेंस हुआ है, जैसे टीबी का ही कोई पेशेंट है, उसको टीबी चल रहा था, उसको डायग्नोस नहीं हो पा रहा,
और सडनली कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया तो पेशेंट सडन ऑनसेट फीवर विदाउट चिल्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है। तो दीज आर द मेन कॉज इन विच पेशेंट प्रेजेंट विद सडन ऑनसेट फीवर विदाउट चिल्स। तो बहुत कॉमन है, पेशेंट धूप में गया तो लू लग गई, बाहर का खाना खाने गया तो खाने की वजह से हो गया, वैक्सीन लगवाने गया तो वैक्सीन लगवाने की वजह से हो गया, मेडिकल पे गया दवाई गोली खाई उसको बुखार जैसा लग रहा था, हो सकता है तब बुखार नहीं आ रहा हो, एंटीबायोटिक खाई तो बुखार आ गया, तो ये भी कारण हो सकता है। और कोई क्रोनिक इलनेस रही हो और जिसमें एक्यूट रिकरेंस हुआ हो, तो ये अपने कारण हो गए। तब अपन डिस्कस करेंगे ये भी कारण हो सकता है एंड व्हाई इट अकर्स। तो चिल्स क्या है, चिल्स या शिवरिंग दोनों लगभग सिमिलर वर्ड्स हैं, और ये होते क्यों हैं? तो इनके होने का एक कारण है दीज आर द रैपिड अल्टरनेट मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो क्या होगा, चिल्स में बॉडी शिवर करेगी, शिवर करने की वजह से जो मसल्स है अल्टरनेट कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होगी। क्यों रिलैक्स और कॉन्टैक्ट होगी? टू रेज द कोर बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी का कोर बॉडी टेम्परेचर रेज करना है, इसलिए मसल्स क्या करेगी, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होगी, पेशेंट को शिवरिंग होगी, ठंड लगेगी। अब राइगर्स क्या है, राइगर्स एक स्टेप ऊपर का है चिल्स के, उसमें क्या होगा, राइगर्स तो आएंगे लेकिन साथ में दांत ऐसे चैटरिंग होगी, टीथ चैटरिंग ऐसे, और जो बाल हैं वो ऊपर उठ जाएंगे, गूज बम्प्स। ठीक है, तो ये डिफरेंस है चिल्स में और राइगर में। तो किसी पेशेंट को फीवर आ रहा है तो वो विद चिल्स भी हो सकता है, विदाउट चिल्स भी हो सकता है, विद राइगर भी हो सकता है और विदाउट राइगर्स भी हो सकता है। लेकिन अगर राइगर्स आ रहे हैं तो चिल्स तो होंगे ही, लेकिन चिल्स आ रहे हैं तो राइगर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब अपन हो सकता है, लेकिन अगर राइगर्स आ रहे हैं तो चिल्स तो होंगे ही, लेकिन चिल्स आ रहे हैं तो राइगर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कॉजेज ऑफ चिल्स विदाउट फीवर। इसके बारे में आपके कोई ओपिनियन है तो चैट बॉक्स में लिख के बताइए, क्योंकि ऐसे भी कॉजेज होंगे जहां पेशेंट को शिवरिंग होगी लेकिन फीवर नहीं होगा। कोल्ड सीजन, ठीक है, वेरी गुड। तो ठंडे वेदर में जाके शिवरिंग होती है लेकिन बुखार नहीं है तो भी शिवरिंग होती है, वेरी गुड। दवाई का रिएक्शन, वेरी गुड, दवाई का रिएक्शन अगर हो गया है तो भी शिवरिंग हो सकती है। यूटीआई में तो फीवर आएगा, यूटीआई लेस लाइकली है कि विदाउट फीवर शिवरिंग हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पहले शिवरिंग आए फिर बाद में टेम्परेचर रेज हो, लेकिन विदाउट फीवर शिवरिंग नहीं होगी। पोस्ट ऑफ पेशेंट, वेरी गुड। तो पोस्ट ऑफ पेशेंट में फीवर नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी शिवरिंग हो रही है, तो उसका कारण क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और क्या कारण हो सकते हैं कॉजेज ऑफ चिल्स विदाउट फीवर? मेनली 3-4 कॉमन कॉज हैं जो कि आप बता सकते हैं। एंजाइटी, न्यूरोसिस, ठीक है, पोस्ट ऑप में आपने बता दिया एनेस्थेसिया के विड्रॉल की वजह से, वेरी गुड। एंजाइटी न्यूरोसिस सही जवाब है। एक और कॉमन कॉज अपन मिस कर चुके हैं, थोड़ा कॉमन भी है और अनकॉमन भी है। तो क्या हो सकता है वो, कोई पेशेंट ओपीडी में अपने पास आया और बहुत ज़्यादा शिविर कर रहा है, पेशेंट इज नॉन केस ऑफ डायबिटीज, नहीं, शिवरिंग इज डिफरेंट देन द सीजर। तो पेशेंट बहुत ज़्यादा शिविर कर रहा है और पेशेंट नॉन केस ऑफ डायबिटीज़ है, तो पेशेंट को शिवरिंग होने का यहाँ क्या कारण हो सकता है? पेशेंट की शुगर चेक करो, शुगर हो सकता है पेशेंट की कम हो, पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो, तो उस कंडीशन में अपने को शिवरिंग मिलेगी विदाउट फीवर। तो ये 4 मेन कारण हैं जहाँ हाइपोग्लाइसीमिया और पोस्ट ऑफ पेशेंट में ड्यू टू विड्रॉल ऑफ एनेस्थेटिक इफेक्ट, कोल्ड वेदर में, और उसके अलावा एंजाइटी या स्ट्रेस में। अगर क्लास में टीचर ने उठा के पूछ लिया कि तुम खड़े हो जाओ और इस सवाल का जवाब दो, तो कई बार हम कांपने लगते हैं। ये कांपना बिना फीवर के होता है, तो ये भी एक कॉज है। एंजाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, या एसी में चले गए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम है तो भी अपने को शिवरिंग आ जाएगी। कोई डायबिटिक पेशेंट है, अगर शिविर कर रहा है तो सबसे पहले उसकी शुगर चेक कर लो, हाइपोग्लाइसीमिया में तो नहीं है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं जिसमें पेशेंट को चिल्स या शिवरिंग होगी लेकिन साथ में फीवर नहीं आएगा। अब अपन आते हैं एक स्टेप ऊपर। हो सकता है कि पेशेंट को ग्रेजुअल ऑनसेट लो ग्रेड फीवर आ रहा हो, तो इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं वो भी चैट बॉक्स में डिस्कस कर लेते हैं। तो जरूरी नहीं है कि पेशेंट को सडन ऑनसेट फीवर हो सकता है कि पेशेंट को 4, 5, 6 दिन से बुखार चल रहा हो, तो ग्रेजुअल ऑनसेट लो ग्रेड फीवर आ रहा हो, तो उसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं। यहाँ पे पहले अपन एक्यूट केसेस के बारे में बात करेंगे, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे क्रोनिक केसेस के बारे में। तो एक्यूट केसेस क्या हो सकते हैं जिसमें फीवर तो एक्यूट है लेकिन दैट इज ग्रेजुअल ऑनसेट एंड लो ग्रेड। तो पेशेंट अपने पास आया, बोले 3-4 दिन से बुखार आ रहा है, पहले हल्का हल्का था, अभी भी हल्का हल्का है, और कभी थोड़ा सा बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी खत्म हो जाता है, फीवर चला जाता है। तो ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिसमें ग्रेजुअल ऑनसेट लो ग्रेड फीवर हो?
ठीक है, वायरल, वेरी गुड। और क्या कारण हो सकते हैं जिसमें पेशेंट को ग्रेजुअल ऑनसेट लो ग्रेड फीवर रहा हो? टाइफाइड, वेरी गुड। तो आप लोग पढ़ के आए हैं मुझे लगता है, मेरी स्लाइड आपने पहले से देख ली है क्या? पीटीबी अपन क्रोनिक कॉज के ऊपर नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। पीटीबी इज ए क्रोनिक कॉज। टाइफाइड और वायरल हो गए हैं, उसके अलावा बताइए मैलिग्नेंसी इज आल्सो क्रोनिक कॉज, न्यूमोनिया इज आल्सो एक्यूट कॉज। एग्जर्शन में फीवर लो ग्रेड पेशेंट को लगेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि फीवर हो, तो अपन उसको भी डिस्कस करेंगे कि फीवर पेशेंट को लगना क्या होता है और रियल में फीवर क्या होता है। फूड पॉइजनिंग तो अपन ने सडन ऑनसेट फीवर में डिस्कस कर लिया है, तो ग्रेजुअल ऑनसेट में फूड पॉइजनिंग नहीं आएगा। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेटस क्रोनिक में जाएगा, सेलुलाइटिस क्रोनिक में जाएगा, सेप्सिस हो सकता है, वेरी गुड। तो आप लोग पढ़ के आए, अच्छी बात है। यूटीआई में सडन ऑनसेट फीवर था, ग्रेजुअल ऑनसेट लो ग्रेड फीवर यूटीआई में हो सकता है, वेरी गुड। ठीक है, तो अपन डिस्कस करते हैं क्या क्या कॉजेज हैं ग्रेजुअल ऑनसेट लो ग्रेड फीवर के। तो सही बात है, वायरल फीवर इज अ कॉमन कॉज, जो अपने पास ओपीडी में पेशेंट रेगुलरली आते ही हैं कि सर 4-5 दिन से बुखार चल रहा है, कभी आता है कभी उतर जाता है, हल्का हल्का बुखार रहता है, बिना ठंड लगे बुखार आ रहा है, तो क्या कारण हो सकता है? तो वायरल हो सकता है। वायरल में टॉन्सिलाइटिस भी हो सकता है, फेरेंजाइटिस भी हो सकता है, और वायरल न्यूमोनिया भी हो सकता है, बहुत सारे वायरल हेपेटाइटिस भी हो सकता है, तो बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। उसके अलावा एंटेरिक फीवर, जो कि बहुत कॉमन कॉज है ग्रेजुअल ऑनसेट लो ग्रेड फीवर का। फंगल इन्फेक्शन अपन मिस कर गए थे, तो किसी पेशेंट को अगर फंगल इन्फेक्शन है तो उसमें ग्रेजुअल ऑनसेट लो ग्रेड फीवर मिलेगा। उसके अलावा इमोशनल स्ट्रेस वाली कंडीशन में पेशेंट को लो ग्रेड फीवर मिल सकता है, जो कि एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। माइल्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक ब्रोंकाइटिस एंड न्यूमोनिया, ये हटा दो, चैट बॉक्स हटा दो, ब्रोंकाइटिस एंड न्यूमोनिया, इसमें भी अपने को ग्रेजुअल ऑनसेट लो ग्रेड फीवर मिल सकता है। और छोटा बच्चा है, 1-1.5 साल का है, दांत आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी ग्रेजुअल ऑनसेट लो ग्रेड फीवर मिल सकता है। तो ये सारे कारण हैं ग्रेजुअल ऑनसेट लो ग्रेड फीवर के। आप देख सकते हैं वायरल फीवर, एंटेरिक फीवर, फंगल इन्फेक्शन, इमोशनल स्ट्रेस, माइल्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसमें ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, और बच्चों में दांत आना, टीथिंग, ये सारे कारण अपन गिनते हैं ग्रेजुअल ऑनसेट लो ग्रेड फीवर। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ग्रेजुअल ऑनसेट क्रोनिक फीवर। तो कारण तो आपने बता दिए हैं बहुत सारे, तो अपन सीधा स्लाइड डिस्कस कर लेते हैं। तो कोई भी क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन लाइक पीटीबी और कोई भी टीबी हो, या ऑटोइम्यून डिसीज हो, मैलिग्नेंसी हो, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन के ढेर सारे कॉजेज हो, इमोशनल स्ट्रेस हो, या फिर थायराइड या कोई भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो, या फिर क्रोनिक यूटीआई हो, इन कंडीशन में पेशेंट को ग्रेजुअल ऑनसेट क्रोनिक फीवर मिल सकता है। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ ग्रेजुअल ऑनसेट क्रोनिक फीवर। बट अपना जो केस है वो एक्यूट ऑनसेट वाला है, तो अपन एक्यूट फीवर के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब अपन बात करते हैं इंटरमीडिएट। ग्रेजुअल ऑनसेट क्रोनिक फीवर, बट अपना जो केस है वो एक्यूट ऑनसेट वाला है, तो अपन एक्यूट फीवर के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब अपन बात करते हैं इंटरमिटेंट फीवर को। तो इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है? चलिए मैं बता देता हूँ इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है। फीवर आता है और चला जाता है, दैट इज इंटरमिटेंट। मतलब 24 घंटे में एक पीरियड ऐसा रहेगा जब पेशेंट को बुखार नहीं रहेगा, और एक पीरियड ऐसा रहेगा जिसमें पेशेंट को फीवर रहेगा, तो दैट इज इंटरमिटेंट फीवर। कंटिन्यूस फीवर क्या है? फीवर आता है लेकिन जाता नहीं है। तो फीवर आ गया है लेकिन जा नहीं रहा, लेकिन साथ में फीवर में फ्लक्चुएशन जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस से कम का है। तो मतलब कंटिन्यूस फीवर क्या है कि फीवर बना हुआ है और उसमें फ्लक्चुएशन जो है 1 डिग्री सेल्सियस से कम का है। और उसके अलावा एक और टाइप होता है, दैट इज रेमिटेंट फीवर। तो रेमिटेंट फीवर क्या है? फीवर आता है लेकिन जाता नहीं है, लेकिन इसमें जो फ्लक्चुएशन है मोर देन 1 सेल्सियस के 24 घंटे में मिलेंगे। तो ठीक है, इनके कॉजेज के ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं। आप बताना चाहेंगे इंटरमिटेंट फीवर के कॉजेज क्या हैं? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। तो ठीक है, इनके कॉजेज के ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं।
आप बताना चाहेंगे इंटरमिटेंट फीवर के कॉजेज क्या हैं? चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंटरमिटेंट फीवर। तो पेशेंट को फीवर आ रहा है, जा रहा है, तो मोस्ट कॉमन कॉज इज मलेरिया। ठीक है, वेरी गुड। और क्या कारण हो सकता है? एक्यूट क्रोनिक दोनों के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो वायरल फीवर हो सकता है, ठीक है, इंटरमिटेंट फीवर वायरल हो सकता है, वेरी गुड। कोई भी वायरल, डेंगू भी हो सकता है, कोविड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो और क्या कारण है इंटरमिटेंट फीवर के? मलेरिया है, और पोस्ट ऑफ पेशेंट तो नहीं। फंगल इन्फेक्शन में अपन ने बता दिया, ग्रेजुअल ऑनसेट लो ग्रेड फीवर था। तो इंटरमिटेंट फीवर के मेनली 3 कारण हैं, जिसमें एक मलेरिया है, दूसरा टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस। क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट कई बार अपने पास ओपीडी में आते हैं तो बोलते हैं कि शाम के समय या रात के समय बुखार तेज आता है, उसके बाद पसीना भी आता है, दिन के टाइम नॉर्मल रहते हैं। तो इंटरमिटेंट फीवर के कॉजेज में मलेरिया और टीबी कॉमन है। उसके अलावा एक और है। तो सबसे पहले अपन चार्ट डिस्कस कर लेते हैं कि ये फीवर इंटरमिटेंट कौन सा है, रेमिटेंट क्या है और कंटिन्यूस क्या है। तो अपन देख सकते हैं चार्ट में, इंटरमिटेंट फीवर में फीवर दिन में 1-2 बार नॉर्मल के नीचे जाएगा, मतलब कि फीवर नॉर्मल हो जाएगा, टेम्परेचर नॉर्मल रेंज में आ गया। रेमिटेंट में क्या है कि फीवर में फ्लक्चुएशन तो है, लेकिन वो कभी भी नॉर्मल बेसलाइन को टच नहीं कर रहा है, हमेशा फीवर बना हुआ है, तो दैट इज रेमिटेंट फीवर। कंटिन्यूस फीवर मतलब फीवर जो है वो कंटिन्यू बना हुआ है, 24 घंटे फीवर है, और उसमें जो फ्लक्चुएशन है 1 डिग्री सेल्सियस से कम के हैं। तो कॉजेज के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो इंटरमिटेंट फीवर के कॉजेज में मलेरिया, टीबी और सेप्सिस। तो सेप्सिस, मलेरिया और टीबी में अपने को फीवर कैसा मिलेगा? इंटरमिटेंट मिलेगा। कंटिन्यूस फीवर के कॉजेज में टाइफाइड, निमोनिया और यूटीआई। तो यूटीआई के पेशेंट नॉर्मली प्रेजेंट करेंगे कि फीवर कंटिन्यू बना रह रहा है, कभी ठंड लगती है, नॉर्मली फीवर विद चिल्स आता है, और अपन गोली लेते हैं तो फीवर उतर जाता है, गोली का असर खत्म होता है तो फिर से फीवर आ जाता है। तो निमोनिया में, टाइफाइड में और यूटीआई में कंटिन्यूस फीवर मिलेगा। और रेमिटेंट फीवर का एक ही कॉज है, दैट इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो यहाँ फीवर में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन कभी भी टेम्परेचर बेसलाइन को टच नहीं करेगा, दैट इज रेमिटेंट फीवर। इसके अलावा एक और टाइप है रिकरेंट और रिलैप्सिंग फीवर। रिकरेंट या रिलैप्सिंग फीवर क्या है? हफ्ते 10 दिन पहले बुखार आया था, उसके बाद एक पीरियड रहा जब बुखार बिल्कुल नहीं था, उसके बाद फिर से बुखार आ गया। तो दिस टाइप ऑफ फीवर इज रिकरेंट और रिलैप्सिंग फीवर। फीवर लास्ट फॉर फ्यू डेज और वीक्स, देन गोज एंड देन अगेन रीअपीयर्स। तो चला गया था फिर वापस आ गया, तो इस टाइप का फीवर रिकरेंट फीवर है। रिकरेंट फीवर के कॉजेज जो हैं वो पुराने ज़माने में रिकेट्सिया, बार्टोनेला, बोरेलिया जो इन्फेक्शन रहते हैं उनसे होता था, बट आजकल तो केसेस ऐसे कम मिलते हैं। और फिर भी अगर अपन किसी पेशेंट में रिकरेंट फीवर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो अपने पास एक बहुत आसान तरीका है कि पेशेंट को एंटीबायोटिक में डॉक्सीसाइक्लिन लिख दो। अगर रिकेट्सिया इन्फेक्शन है, बार्टोनेला है या बोरेलिया है, कोई भी इन्फेक्शन है, तो उसमें सारी इन्फेक्शन में एक एंटीबायोटिक काम कर जाएगी, वो है डॉक्सीसाइक्लिन। इसके ऊपर अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अपने काम की चीज़ नहीं है। अपने काम की चीज़ है पेशेंट को बुखार कितने डिग्री का है, वो है डॉक्सीसाइक्लिन। इसके ऊपर अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अपने काम की चीज़ नहीं है। अपने काम की चीज़ है पेशेंट को बुखार कितने डिग्री का है। तो पेशेंट ने बता दिया कि फीवर जो है सडन ऑनसेट है, चिल्स के साथ है, इंटरमिटेंट है और मॉडरेट टू सीवियर डिग्री है। तो माइल्ड डिग्री, मॉडरेट डिग्री और सीवियर डिग्री अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो माइल्ड फीवर मतलब टेम्परेचर 100 से कम है, मॉडरेट मतलब 100 से 102 के बीच में है, सीवियर मतलब 102 से भी ज़्यादा है। तो माइल्ड फीवर में नॉर्मली चिल्स राइगर नहीं आएंगे, मॉडरेट में हो सकता है कि चिल्स आए, हो सकता है नहीं आए, और सीवियर में नॉर्मली पेशेंट विद चिल्स एंड राइगर प्रेजेंट करेगा। ये कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है, मैंने आपके समझने के लिए और याद रखने के लिए टेम्परेचर लिख दिया है कि 100 से कम है तो माइल्ड है, 100 से 102 है तो मॉडरेट है, और 102 से ऊपर है तो वो सीवियर है। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे। अपन अपने पेशेंट के ऊपर आ जाते हैं। जो 23 साल की फीमेल है, 3 दिन का फीवर का हिस्ट्री है, एब्डोमिनल पेन है, वॉमिटिंग है। अपन ने समझ लिया कि अगर फीवर उसको 3 दिन से आ रहा है तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ अपेरेंटली ऑल राइट 3 डेज बैक। तो पेशेंट 3 दिन पहले बिल्कुल ठीक थी, पेशेंट को फीवर ठंड दे के आया, सडन ऑनसेट, इंटरमिटेंट और मॉडरेट टू सीवियर डिग्री। अब फीवर रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ ये जानना भी जरूरी है। अगर पेशेंट बोलता है कि मैंने फीवर रिकॉर्ड कर लिया, हालांकि ऐसे पेशेंट कम ही आते हैं जो बोले कि मैं घर पे चेक किया थर्मामीटर से तो बुखार इतना आया। तो ठीक है, हमारी वाली पेशेंट हो सकता है थोड़ी अच्छे घर की है, तो बता रही है कि मैंने घर पे थर्मामीटर है मेरे पास, तो मैंने टेम्परेचर चेक कर लिया तो टेम्परेचर 101 डिग्री आया। तो ठीक है, अब 101 डिग्री आ गया मतलब मॉडरेट डिग्री टेम्परेचर है। तब अपन बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ फीवर की। तो फीवर की डेफिनेशन क्या होती है? फीवर की डेफिनेशन पे अपन अभी आ रहे हैं
क्योंकि अपन काफ़ी देर से पेशेंट की हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पे अपन फीवर का डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि मालूम तो पड़े कि बुखार है क्या। तो पेशेंट बोलता है कि मुझे बुखार आ गया, तो बुखार का मतलब क्या है, द राइज इन द बॉडी टेम्परेचर अबव द नॉर्मल वैल्यू। तो पेशेंट का जो बुखार है वो नॉर्मल से ऊपर चला गया। तो नॉर्मल कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जिसको अपन फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। तो 98.6 कैसे आया, उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है अपने पास, कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेल्सियस में जितना है उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, जो नंबर्स आएगा उसमें 32 ऐड करेंगे तो अपने को डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर की वैल्यू मिल जाएगी। तो अपन ने 37 का निकाला तो कितना आया 98.6। दिस इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अब इसमें 0.5 कम या 0.5 ज़्यादा हो सकता है, दैट इज नॉर्मल वेरिएशन। तो 36.5 से 37.5 तक नॉर्मल रहेगा। अब अपने को सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे याद रखेंगे, एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर सेल्सियस में ½ डिग्री बढ़ रहा है तो फ़ारेनहाइट में 1 डिग्री बढ़ेगा, सेल्सियस में ½ डिग्री कम हो रहा है तो फ़ारेनहाइट में 1 डिग्री कम हो जाएगा। सिंपल है। तो अगर ½ डिग्री अपन ने सेल्सियस में कम किया तो फ़ारेनहाइट में 1 डिग्री कम कर दो, तो 98.6 की जो रेंज होगी वो 97.6 से 99.6 के बीच में रहेगी। तो दिस इज द रेंज। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है कि पेशेंट का टेम्परेचर वो नॉर्मली आफ्टरनून में बढ़ता है किसी भी आदमी का, और अर्ली मॉर्निंग जो टेम्परेचर होता है वो लोअर साइड होता है। जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं वो हायर पोस्ट पे हैं और जो असिस्टेंट मिनिस्टर हैं वो लोअर पोस्ट पे हैं। तो याद रखना आसान है कि अगर PM है तो हायर होगा और AM है तो लोअर होगा। तो फीवर कब बोलेंगे, जब पेशेंट का टेम्परेचर 99.6 के ऊपर चला जाए। कब के टाइम, दोपहर के टाइम या मॉर्निंग में 99.2 के ऊपर चला जाए, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, फीवर की कंडीशन। तो ठीक है, याद रख लिया तो ठीक है, नहीं याद रखा तो ठीक है, बट इतना है कि 98.6 और 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, प्लस माइनस 0.5 सेल्सियस में और प्लस माइनस 1 फ़ारेनहाइट में। ये नॉर्मल वेरिएशन है, आफ्टरनून में ज़्यादा है, मॉर्निंग में कम है, और कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपके सामने है, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो और निकाल सकते हो। अब अपन देखते हैं कि पेशेंट का अगर फीवर चेक करना है तो अपने पास कौन कौन सी मेथड्स हैं और कैसे अपन पेशेंट का फीवर चेक कर सकते हैं। अगर अपने पास थर्मामीटर नहीं है तो अपन पेशेंट को टच करके उसके फोरहेड पे, उसके आर्म्स, फोर आर्म्स और हैंड पे टच करके अपन टेम्परेचर देख सकते हैं कि पेशेंट गर्म है कि नहीं, फीवर है कि नहीं है। और थर्मामीटर है तो बहुत अच्छी बात है। थर्मामीटर अपने पास डिजिटल भी हो सकता है, मरकरी भी हो सकता है, या फिर इंफ्रारेड वाला जो कोरोना के टाइम में बहुत ज़्यादा चल गया वो भी अपने पास हो सकता है। तो अगर अपने को टेम्परेचर चेक करना है, अपने पास थर्मामीटर है, वो आइदर डिजिटल है या मरकरी है, तो कौन कौन सी साइट पे अपन टेम्परेचर देख सकते हैं। तो सबसे कॉमन जो यूज़ करते हैं अपन एक्जिला यूज़ करते हैं और ओरल यूज़ करते हैं। तो ठीक है, अपन ओरल में टेम्परेचर देखेंगे, अगर 100 के ऊपर है तो फीवर है, एक्जिला में 99.4 के ऊपर है तो वो फीवर है, क्योंकि एक्जिला का टेम्परेचर ओरल टेम्परेचर से थोड़ा सा कम होता है। तो एक्जिला में अपन टेम्परेचर क्यों देखते हैं, क्योंकि एक्जिला की जो म्यूकोसा है बहुत थिन होती है, तो जब अपन एक्जिला में थर्मामीटर फंसाते हैं तो वो जो टेम्परेचर बताती है वो अंदर कोर बॉडी का टेम्परेचर बताती है, इसलिए एक्जिला पे थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर देखा जाता है। ओरल में अपन डायरेक्ट टंग पे टच कर रहे हैं तो टंग म्यूकोसा का जो टेम्परेचर है वो अपने को मालूम पड़ जाएगा। रेक्टल टेम्परेचर देख सकते हैं, हॉस्पिटल्स में देखा जाता है, उसके लिए रेक्टल थर्मामीटर होता है जो कि डिफरेंट होता है नॉर्मल ओरल थर्मामीटर से। अपन कान में डाल के टेम्परेचर देख सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थर्मामीटर। उसके अलावा अपन फोरहेड पे टेम्पोरल आर्टरी के लेवल पे अपन टेम्परेचर देख सकते हैं, जिससे अपने को मालूम पड़ेगा कि पेशेंट को फीवर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो फीवर चेक करने के मरकरी है, डिजिटल है, इंफ्रारेड है, ये थर्मामीटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके अलावा बहुत सारे टाइप्स के होते हैं जिसके बारे में अपने को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। विदाउट थर्मामीटर अपने को पता है कि टेम्परेचर देखना है तो अपन पेशेंट को टच करके टेम्परेचर देख सकते हैं। कौन कौन से थर्मामीटर हैं देख सकते हैं अपन, मरकरी वाला भी है और डिजिटल भी है, दोनों टाइप के थर्मामीटर मैंने आपको दिखा दिए। ओपीडीज में अपने पास रहते ही हैं, और कई बार पेशेंट भी अपने घर पे रखने लगा है, घर पे टेम्परेचर चेक कर लेता है कि उसको फीवर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। तो अपनी पेशेंट ने चेक किया था कि फीवर आया, तो उसको फीवर किस टाइप का है, एक्यूट है कि क्रोनिक है। तो शॉर्ट हिस्ट्री है तो उसको एक्यूट फीवर बोल रहे हैं, लॉन्ग हिस्ट्री है तो उसको अपन क्रोनिक फीवर बोल रहे हैं। फीवर के क्या क्या और टाइप्स थे, कंटिन्यूस फीवर, इंटरमिटेंट फीवर, रेमिटेंट फीवर और रिकरेंट और रिलैप्सिंग फीवर। ये सारी चीज़ों के ऊपर अपन डिस्कस कर चुके हैं। आगे की स्लाइड में जाते हैं, अपने पेशेंट के पास आ जाते हैं जो 3 दिन की हिस्ट्री के साथ आई थी। लेकिन अगर पेशेंट ने फीवर चेक नहीं किया और पेशेंट बोल रही कि मुझे बुखार आ रहा है, तो अपन मान लेंगे क्या उसको बुखार है, कैसे मालूम करेंगे। अपने पास पेशेंट बैठा है, अभी तो बुखार नहीं है, वो बोले मैं बुखार की गोली खा के आई हूँ इसलिए अभी बुखार नहीं है, घर पे बुखार था
तो अपने को डिटेक्ट करना है कि उसको वाकई में बुखार आ रहा था कि वो बोल रही है कि उसको बुखार आ रहा था। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। तो अगर पेशेंट ने फीवर रिकॉर्ड नहीं किया है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैसे अपन उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, हड्डी बुखार क्या होता है और गर्म लगना क्या होता है, वो भी अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हड्डी बुखार क्या है, पेशेंट को लो ग्रेड फीवर है, मतलब पेशेंट बोली कि मुझे बुखार हड्डियों में रहता है, तो जरूरी नहीं है कि वो फीवर हो सकता है कि उसको लग रहा हो फीवर हो बट एक्चुअल में फीवर नहीं हो, तो उसको अपन हड्डी बुखार बोलते हैं, जो कि अमूमन भाषा में पेशेंट अपने पास आते हैं तो बोलते हैं कि हड्डी बुखार रहता है। इसका मतलब हल्का बुखार है जो बिना ठंड दिए आ रहा है, लेकिन वो वास्तव में बुखार है कि नहीं है वो डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। पेशेंट बोलता है कि मुझे गर्म लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बदन गर्म है, फीलिंग हॉट, तो वो भी बुखार हो सकता है और नहीं भी हो सकता। और एक पेशेंट आके बोल दिया कि मुझे तो दोपहर के टाइम बुखार आता है और बाकी टाइम में नॉर्मल रहता हूँ, तो क्या आप उसको बुखार बोलोगे, फीवर कहोगे? नहीं कहोगे, क्योंकि आफ्टरनून में वैसे ही बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन हाँ, अगर रिकॉर्ड किया और 99.7 से ऊपर है तो अपन मान लेंगे कि पेशेंट को फीवर है। तो अपन को फीवर पेशेंट से एज्यूम करना है कि पेशेंट को फीवर है कि नहीं है। तो उसके लिए अपन पेशेंट से पूछ सकते हैं कि बुखार के साथ आपको ठंड तो नहीं लग रही, पसीना तो नहीं आ रहा, या बॉडी पेन तो नहीं है। अगर बुखार के साथ ठंड लग रही है, पसीना आ रहा है, बॉडी पेन है, तो ये फीवर ही है, अपन मान सकते हैं। और फीवर सबसाइड कैसे हुआ, दवाई लेने से सबसाइड हुआ या बिना दवाई लिए सबसाइड हुआ, ये भी पेशेंट से पूछना जरूरी है। तो पेट में दर्द था, पेशेंट को फीवर था, फीवर के बारे में बात हो गई है। पेट में दर्द के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन पढ़ जरूरी है। तो पेट में दर्द था, पेशेंट को फीवर था, फीवर के बारे में बात हो गई है। पेट में दर्द के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन पढ़ लेते हैं कि पेशेंट को माइल्ड पेन है जो कि डिफ्यूज है, लोकलाइज नहीं है, इंटरमिटेंट है, कोई एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर नहीं है, कोई अल्टर्ड बॉवेल हैबिट नहीं है, वॉमिटिंग है जो कि माइल्ड है और नॉन प्रोफ्यूज है, तो सिग्निफिकेंट ये भी नहीं है, सिग्निफिकेंट पेट का दर्द भी नहीं है। तो ऐसा अपने पास पेशेंट आया। अब अपन हिस्ट्री में और क्या क्या चीज़ें पूछेंगे। अब अपन चीज़ें पूछेंगे कि आपके सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड तो नहीं है, खांसी तो नहीं है, गले में दर्द तो नहीं है, सांस लेने में तकलीफ तो नहीं है। अगर इनमें से कोई तकलीफ है तो इट इज़ रिलेटेड टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। कोई लोकलाइज पेन तो नहीं है, कोई एग्रेवेटिंग फैक्टर तो नहीं है, और पेन रेडिएटिंग तो नहीं है, बैक की तरफ रेडिएट तो नहीं हो रहा है, और पेन के साथ जॉइंडिस तो नहीं है। ये सारे अपन सिम्टम्स पूछ के एब्डोमिनल सिस्टम को रूल आउट कर लेंगे। बार बार यूरिन तो नहीं आ रही, यूरिन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो नहीं है, और यूरिन में जलन तो नहीं है। ये सारे कंप्लेंट से अपन यूरिनरी सिस्टम को पूछ लेंगे। और हेडेक तो नहीं है, पेशेंट अनकॉन्शियस तो नहीं आ रहा है, झटके तो नहीं आ रहे हैं, या अनकॉन्शियस घर पे हो गया था अभी नॉर्मल है, तो वो भी अपन हिस्ट्री में पूछ के कर सकते हैं डायग्नोस कि पेशेंट को जो बुखार था वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। तो अपन ने सिस्टेमिक सिम्टम्स पूछ लिए। उसके अलावा और क्या क्या पूछेंगे अपन हिस्ट्री में, पेशेंट को जो बुखार था वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। तो अपन ने सिस्टेमिक सिम्टम्स पूछ लिए। उसके अलावा और क्या क्या पूछेंगे अपन हिस्ट्री में, कीड़े ने तो नहीं काटा, बाहर का खाना तो नहीं खाया, बाहर पानी तो नहीं पिया, कोई पुरानी बीमारी तो नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री मतलब आपके आसपास में किसी को फीवर तो नहीं था, किसी से आपको फीवर हो गया, उसको भी फीवर था तो आपको भी हो गया, परिवार में किसी और को बुखार तो नहीं है, कोई नशा तो नहीं करते। लेडीज से अपन मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री और ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री पूछ सकते हैं, सेक्सुअल हिस्ट्री और ड्रग या मेडिकेशन की हिस्ट्री पूछ सकते हैं, क्योंकि कोई दवाइयों से भी बुखार आ सकता है। जैसे कि मैंने बताया था कौन कौन सी दवाइयाँ थी, पेनिसिलिन थी,
सिफेलोस्पोरिन थी, एंटी ट्यूबरकुलर थी, और मिथाइल डोपा और फेनिटोइन थी। तो ये दवाइयाँ हैं जो कि फीवर कर सकती हैं, तो इनके बारे में भी अपने को जानना जरूरी है। अब अपन आते हैं एग्जामिनेशन पे। तो अपन ने हिस्ट्री पूरी समझ ली है हैं जो कि फीवर कर सकती हैं, तो इनके बारे में फीवर था, पेट में दर्द था और वॉमिटिंग थी। अब इतना सारा जो हिस्ट्री का पोर्शन अपन ने डिस्कस किया वो अपने को पेशेंट से 1 या 2 मिनट में पूछना है। तो पेशेंट अपने पास आता है फीवर के साथ, तो अपन पूछेंगे कि कब से बुखार आ रहा है, कितने दिन से, 3 दिन से। 3 दिन पहले बुखार नहीं था, बुखार कैसा आ रहा है, अचानक आया कि धीरे धीरे आया, तो लोग सडन ऑनसेट था कि ग्रेजुअल ऑनसेट था, बुखार के साथ ठंड लगी या बुखार के साथ ठंड नहीं लगी, लो ग्रेड फीवर था या हाई ग्रेड फीवर था, और इंटरमिटेंट था, कंटिन्यूस था या रेमिटेंट था, किस टाइप का फीवर था, ये अपन हिस्ट्री में 2 मिनट में अपने को पूछना रहता है, ताकि हिस्ट्री कंप्लीट करके अपने को नेक्स्ट उस पर जाना है, दैट इज एग्जामिनेशन। तो अब अपन एग्जामिनेशन के ऊपर आते हैं। एग्जामिनेशन में अपन को क्या क्या देखना है, आप भी जानते हैं कि पेलार देखना है, इक्टेरस देखना है, साइनोसिस, क्लबिंग, इडिमा, पल्स, बीपी, ऑक्सीजन, टेम्परेचर और रेस्पिरेटरी रेट, जनरल एग्जामिनेशन और सिस्टमिक एग्जामिनेशन। तो ये सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट अपने को आना चाहिए, अपने को याद होना चाहिए। तो पेशेंट जब अपने पास आया तो फीवर की हिस्ट्री अपने को लेना है, उसमें पेशेंट की कोई क्रोनिक इलनेस तो नहीं है वो पूछना है, फीवर सडन ऑनसेट है या ग्रेजुअल ऑनसेट है, विद चिल्स है, विदाउट चिल्स है, पहले से बुखार तो नहीं आ रहा था, क्रोनिक कोई डिसीज तो नहीं है, ड्रग हिस्ट्री पूछ सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पूछ सकते हैं, कीड़े ने तो नहीं काटा, बाहर का खाना तो नहीं खाया। तो ये सारी चीज़ें अपन हिस्ट्री में डिस्कस कर सकते हैं। तो अपन ने हिस्ट्री पेशेंट से पूरी ले ली, अपने को मालूम है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के ऊपर अभी अपन आगे जाने वाले हैं। एग्जामिनेशन में अपने को सिस्टमिक एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन, वाइटल्स और पेलार, इक्टेरस, ये सब चीज़ें अपने को देखना है। तो अपने पेशेंट में अपने को क्या मिला, पेशेंट को कोई सिम्टम कुछ भी नहीं था, एग्जामिनेशन इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, ना पेलार है ना इक्टेरस है, ओनली पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो पेशेंट का फीवर है 101 डिग्री का, उसके अलावा ना पेलार है, ना इक्टेरस है, ना साइनोसिस है, ना क्लिबिंग है, ना एडिमा है। पल्स पेशेंट का 100 है, बीपी 160, थोड़ा लोअर साइड है लेकिन नॉर्मल है, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है, ऑक्सीजन नॉर्मल है, पेशेंट का जनरल लुक अच्छा है, ज़्यादा एंशियस वगैरह नहीं है, डिप्रेस नहीं लगता है, और सिस्टमिक एग्जामिनेशन भी पेशेंट का नॉर्मल आया, तो उसमें भी कहीं कोई फाइंडिंग नहीं मिली। तो अपने ने एग्जामिन कर लिया। अब अपने पास अगला ऑप्शन इन्वेस्टिगेशन का। तो कई बार होता है कि पेशेंट जांच नहीं कराना चाहता, या अपन सोचते हैं कि पेशेंट आया, अगर अपन ने जांचें लिख दी तो चला जाएगा, और बेटर है कि अपन ट्रीटमेंट प्लान कर दें। तो अपन दोनों कर सकते हैं, पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन प्लान कर सकते हैं और साथ में ट्रीटमेंट भी प्लान कर सकते हैं। तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, पेशेंट कराने के लिए तैयार है तो बहुत सारे करा सकते हैं, कराने के लिए तैयार नहीं है तो पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन पे लिख दो कि ये टेस्ट करवाना है, और पेशेंट नहीं कराना चाहता है तो कोई बात नहीं, अपन ने अपनी तरफ से लिख दिया। अगर बुखार नहीं उतरा, पेशेंट ने फोन किया कि सर मेरा बुखार नहीं उतर रहा, तो पेशेंट को बोल दो कि मैंने आपको जांचें लिखी थी, वो जांचें आप करवा लीजिए, तो आपकी डायग्नोसिस हो जाएगी कि बुखार क्यों आ रहा है। तो ठीक है, अपने पास पेशेंट आया जो तैयार था जांचों के लिए, तो अपन ने उसका एक फीवर प्रोफाइल करा लिया। अब फीवर प्रोफाइल में कौन कौन सी जांचें होती हैं, सीबीसी है, सीआरपी है, ईएसआर है, एसजीओटी, एसजीपीटी, मलेरिया, विडाल, डेंगू, यूरिन रूटीन, एक्सरे, सोनोग्राफी और कल्चर। तो इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा अपन यहाँ बात कर लेते हैं, सारे इन्वेस्टिगेशन के ऊपर थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ लेते हैं कि सीबीसी क्या है। सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, यहाँ अपने को हीमोग्लोबिन देखना है, डब्ल्यूबीसी काउंट देखना है, प्लेटलेट देखना है, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखना है, बट अपने काम की 3 चीज़ें फीवर पैनल में आती हैं, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, अगर किसी पेशेंट को मलेरिया है तो पेशेंट एनीमिक हो सकता है, या कोई क्रोनिक इलनेस है, पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो एनीमिया हो सकता है, फीमेल पेशेंट में तो आयरन डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया मिल सकता है। उसके अलावा डब्ल्यूबीसी काउंट बड़े हुए हैं तो सेप्सिस है, कम है तो भी सेप्सिस हो सकता है, और अगर डब्ल्यूबीसी काउंट कम है तो टाइफाइड हो सकता है। अब डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल्स बड़े हुए हैं तो वो सेप्टिक की तरफ जाएगा, और अगर लिम्फोसाइट बड़े हुए हैं तो वायरल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और टाइफाइड में लोग बोलते हैं कि लिम्फोसाइटोसिस या लिम्फोसाइट काउंट बढ़ा हुआ मिल सकता है, लेकिन टाइफाइड के बहुत सारे केसेस में जो डब्ल्यूबीसी काउंट होता है वो लोअर साइड रहता है या लो रहते हैं डब्ल्यूबीसी, उसमें लिम्फोसाइट्स कम रहते हैं, न्यूट्रोफिल्स कंपैरेटिवली परसेंटेज वाइज बढ़ जाते हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स वगैरह नॉर्मली आ सकते हैं। उसके अलावा अपन प्लेटलेट्स काउंट देखते हैं, तो मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, वायरल हुआ, इन सब में क्या होगा, प्लेटलेट्स काउंट कम होते हैं, बट नॉर्मल भी आ सकते हैं, कह नहीं सकते कि कम हो, जरूरी नहीं है, बट हाँ एक तगड़ा अनुमान अपन लगा सकते हैं। ठीक है, पेशेंट का अपन ने सीबीसी प्लान कर लिया। सीआरपी क्या होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो कि एक एक्यूट इन्फ्लामेटरी मार्कर है। तो किसी पेशेंट को फीवर की शॉर्ट हिस्ट्री है तो उसका सीआरपी बड़े होने की उम्मीद पूरी है। तो किसी पेशेंट को अगर सीआरपी नॉर्मल आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बुखार नहीं हो सकता या उसको इन्फेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन रूटीनली अगर इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, तो उसका सीआरपी बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा अपन कराएंगे ईएसआर जो है वो नॉर्मली क्रोनिक स्टेज को बताएगा। तो किसी पेशेंट का ईएसआर अगर बढ़ा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब पेशेंट को कोई क्रोनिक इलनेस हो सकती है। उसके अलावा आर्थराइटिस या ऑटोइम्यून डिसीज भी हो सकती है जिसमें ईएसआर बढ़ा हुआ मिलेगा। एसजीओटी और एसजीपीटी ये वायरल मार्क, ये लिवर एंजाइम्स मार्कर हैं जो कि अपन मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू या किसी भी इन्फेक्शन में कराते हैं।
जो एसजीपीटी है वो मोस्टली लिवर से निकलता है, तो अगर केवल एसजीपीटी बढ़ा हुआ है तो मोर इन फेवर ऑफ लिवर, और एसजीपीटी बढ़ने का जो मेन कारण होता है वो लिवर डैमेज या लिवर इन्वॉल्वमेंट है। एसजीओटी जो है वो लिवर डैमेज की वजह से भी बढ़ सकता है, उसके अलावा हार्ट, किडनी, ब्रेन, मसल्स, इन सब में भी कहीं कोई एबनॉर्मेलिटी है, कोई डिसीज है, तो उस वजह से भी एसजीओटी बढ़ा हुआ आ सकता है। मलेरिया के लिए अपने पास पेरिफेरल स्मीयर है और एमपी एंटीजन है। अगर फीवर हाई ग्रेड है तो उस समय अपन सैंपल निकालते हैं पेरिफेरल स्मीयर का, तो एमपी पॉजिटिव आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और अदरवाइज रूटीन केस में एमपी एंटीजन और पेरिफेरल स्मीयर लगभग सिमिलर सेंसिटिविटी वाले होते हैं। विडाल टेस्ट जो है अपन टाइफाइड के लिए कराते हैं, लेकिन बहुत नॉन स्पेसिफिक है, किसी भी ऑटोइम्यून कंडीशन में या पेशेंट को कुछ एलर्जिक रिएक्शन है उस कंडीशन में भी विडाल पॉजिटिव आ सकता है, तो उसके सिग्निफिकेंस थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन आप पेशेंट का करा लेते हैं तो पॉजिटिव आता है तो अपन बता सकते हैं कि हाँ आपको टाइफाइड है, फिर भले टाइफाइड हो चाहे नहीं हो। डेंगू करा सकते हैं, कोविड करा सकते हैं, यूरिन करा सकते हैं टू रूल आउट यूटीआई, एक्सरे सोनोग्राफी करा सकते हैं, ब्लड यूरिन कल्चर करा सकते हैं, और अदर स्पेसिफिक टेस्ट अपन करा सकते हैं। तो ये सारे टेस्ट अपन करा सकते हैं। अपन ने अपने पेशेंट में लिमिटेड टेस्ट कराए हैं। हीमोग्लोबिन पेशेंट का अपने 11 आया है, प्लेटलेट्स काउंट 1.5 लाख है, लोअर साइड है, डब्ल्यूबीसी भी लोअर साइड 4000 है, उसमें से 70% न्यूट्रोफिल और 20% लिम्फोसाइट्स हैं। सीआरपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, जो कि 0 से 6 तक नॉर्मल रेंज रहती है, तो 11 आया, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। ईएसआर अप टू 20 फीमेल में नॉर्मल रहता है, तो नॉर्मल है। एसजीओटी एसजीपीटी बॉर्डर लाइन रेस्ट है, मलेरिया नेगेटिव है, विडाल पॉजिटिव आ रहा है 1:80, यूरिन रूटीन नॉर्मल है, एक्सरे सोनोग्राफी कल्चर अपन ने नहीं कराया। तो ये सारी चीज़ें अपन ने अपने पेशेंट में कराई, तब अपने पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकल के आई। तो दोबारा चैट बॉक्स ओपन कर लीजिए और बताइए कि क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस अपने इस पेशेंट में। एंटेरिक फीवर है, और क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगी अपने पेशेंट की? 23 ईयर फीमेल, फीवर विद एब्डोमिनल पेन एंड वॉमिटिंग, उसके अलावा और कोई सिम्टम्स नहीं है। अपन ने इन्वेस्टिगेशन करा लिए हैं, एग्जामिनेशन नॉर्मल था, फीवर जो था वो सडन ऑनसेट ठंड दे के आया था, तो एंटेरिक फीवर हो सकता है, वायरल हो सकता है, और मलेरिया भी हो सकता है। मलेरिया इज आल्सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जरूरी नहीं है कि मलेरिया टेस्ट नेगेटिव आ गया तो मलेरिया नहीं हो सकता। तो 3 मेन डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मलेरिया, टाइफाइड और वायरल फीवर। तो ठीक है, ये 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस के ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या फेवर में है वो डिस्कस कर लेते हैं, चैट बॉक्स हटा देना। तो मलेरिया सबसे पहले, तो पेशेंट को एक्यूट ऑनसेट फीवर है, सडन ऑनसेट है, चिल्स के साथ आया है, इंटरमिटेंट है, कोई सिस्टमिक कंप्लेंट नहीं है, और प्लेटलेट्स काउंट जो है वो लोअर साइड है। तो ये किस में मिल सकता है? मलेरिया में मिल सकता है। और इसके अगेंस्ट में क्या है? पेरिफेरल स्मीयर और एमपी एंटीजन नेगेटिव आ गया है, और एसजीओटी एसजीपीटी थोड़े से बड़े हुए हैं। तो मलेरिया में एसजीओटी एसजीपीटी क्या होते हैं? अगर मलेरिया में लिवर इन्वॉल्वमेंट है, मलेरियल हेपेटाइटिस है, तो एसजीओटी एसजीपीटी 150, 200, 300 की रेंज में मिलेंगे। और अगर लिवर इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो हो सकता है कि एसजीओटी एसजीपीटी नॉर्मल आए, थोड़े से बड़े हुए मिलना लेस कॉमन है, लेस पॉसिबल है। हो सकता है कि बढ़ रहे हो, अपन ने जल्दी करा लिया तो थोड़े बड़े हुए मिल गए, लेकिन लेस कॉमन है, लेस पॉसिबल। अब अपन आते हैं दूसरी डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जो कि अपनी है टाइफाइड। तो पेशेंट को एक्यूट फीवर है जो कि नॉन सिस्टमिक कंप्लेंट के साथ आया है। अब पेशेंट बोल रहा है कि मुझे इंटरमिटेंट फीवर है, बट वो वाकई में इंटरमिटेंट है कि कंटिन्यूस है, ये अपने को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो इंटरमिटेंट फीवर तो आता जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पेशेंट को बुखार आया और पेशेंट ने बुखार के लिए गोली खा ली। अब बुखार के लिए पैरासीटामोल खाई या एस्प्रिन खाई या कोई भी खाई, तो उससे थोड़ी देर के लिए बुखार उतर गया और उसके बाद फिर बुखार आ गया। तो जो पेशेंट का बुखार है, अब अपने पेशेंट की लैंग्वेज में तो आता जाता है, लेकिन अपनी लैंग्वेज में तो वो कंटिन्यूस बुखार भी हो सकता है, क्योंकि जब तक दवाई का असर था तब तक बुखार नहीं था, दवाई का असर खत्म तो बुखार फिर से आ गया। विडाल नेगेटिव नहीं है, विडाल 1:80 पॉजिटिव है, डब्ल्यूबीसी काउंट लोअर साइड है, लिम्फोसाइट्स लोअर साइड है, प्लेटलेट्स भी कम है, और एसजीओटी एसजीपीटी बॉर्डर लाइन बड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें टाइफाइड के फेवर में है। अगेंस्ट में क्या है कि पेशेंट को सडन ऑनसेट फीवर है और चिल्स के साथ है, जो कि नॉर्मली में टाइफाइड में नहीं मिलता है, और इंटरमिटेंट फीवर है। इंटरमिटेंट पेशेंट बोल रहा है, पता नहीं इंटरमिटेंट है कि कंटिन्यूस है, ये अपने को हिस्ट्री से डायग्नोज करना है कि बुखार कितनी देर के लिए उतरता है। अगर पैरासीटामोल खाई 4 घंटे के बाद 6 घंटे के बाद दोबारा से बुखार आ जाता है, तो हो सकता है कि वो कंटिन्यूस फीवर हो, इंटरमिटेंट फीवर नहीं हो। एक और डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो अपनी है वो वायरल फीवर है। तो वायरल फीवर में सडन ऑनसेट फीवर मिल रहा है अपने को, चिल्स मिल रहा है, कोई सिस्टमिक कंप्लेंट नहीं है, एसजीओटी एसजीपीटी वायरल में बड़े हुए मिलते हैं, हल्का सा लिवर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और उसके अगेंस्ट में अपने को क्या मिला? कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं मिली, तो पेशेंट की फैमिली में किसी को बुखार नहीं है या पेशेंट किसी बुखार वाले के कॉन्टैक्ट में नहीं आया है, उसके प्लेटलेट्स काउंट लोअर नॉर्मल है, जबकि वायरल में नॉर्मली प्लेटलेट्स काउंट 1 लाख या उसके नीचे चले जाते हैं, तो प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज़्यादा कम नहीं हुए हैं, ये अगेंस्ट में जा रहा है। तो ये 3 अपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं। तो अपन यहाँ पे रिवीजन करेंगे, डेफिनेशन फीवर की डिस्कस करेंगे। चलो चैट बॉक्स ओपन कर लेते हैं तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा अपना। तो फीवर की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? राइज सेल्सियस, वो कारण लिखे थे, मलेरिया। तो फिर ये बता, फीवर को बुखार आ गया तो पेशेंट ने बाहर पे दवा, ठीक, इंटरमिटेंट फीवर, अर्ली मॉर्निंग
अब अपन आते हैं मैनेजमेंट कैसे वायरल में ज़्यादा कम होंगे तो पहले में कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अपन आते हैं मैनेजमेंट के ऊपर, बट मैनेजमेंट से पहले मैं आपको बता दूं, ये चैट बॉक्स हटा दें। तो आपको अब तक अप्रोच टू फीवर का टॉपिक कैसा लगा, किस किस को मज़ा आया, किस किस को समझ में आया, अपन ऐड कर सकते हैं, वो भी लिख के भेज सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम यहाँ पर एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं अप्रोच टू फीवर के ऊपर, जिसमें हम लोग फीवर से रिलेटेड मल्टीपल केस डिस्कस करेंगे। रिजल्ट में सब चीज़ों ऑलरेडी एक क्रोनिक फीवर के ऊपर हम तो अच्छे देखेंगे जाते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बुखार का कारण क्या है, बुखार ठंड दे के आया या बिना ठंड दिए आया, बुखार के साथ उल्टी है, पेट में दर्द है, लूज मोशन है, खांसी है, पेशेंट को किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। पेशेंट को फर्क पड़ता है कि मेरा आप इलाज कर दो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। तो लाइन ऑफ मैनेजमेंट सीखना भी उतना ही जरूरी है जितना अपने को पेशेंट की हिस्ट्री लेना, पेशेंट को एग्जामिन करना, पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन प्लान करना उतना ही जरूरी है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना और उतना ही जरूरी है मैनेजमेंट प्लान करना। तो पेशेंट के लिए मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन अपने लिए हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, डिफरेंशियल डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन सब जरूरी है, तभी अपन पेशेंट का एक राइट मैनेजमेंट प्लान कर पाएंगे। तो अपने पास पेशेंट थी 23 ईयर फीमेल जो कि मल्टीपल डायग्नोसिस के साथ आई थी, मल्टीपल सिम्टम्स के साथ आई थी। अपन ने हिस्ट्री ली, एग्जामिन किया, इन्वेस्टिगेशन कराए और अपन फाइनल डायग्नोसिस अपनी क्या बनी। फाइनल डायग्नोसिस से पहले अपने को पेशेंट का मैनेजमेंट स्टार्ट करना है। तो पेशेंट का मैनेजमेंट में अपन क्या क्या चीज़ें पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे वो बता देता हूँ। एंटीबायोटिक देंगे, सही बात है, एंटीपायरेटिक मतलब बुखार उतारने की गोली देंगे, वॉमिटिंग हो रही है तो एंटीमेटिक देंगे, पेट में दर्द है तो एंटीस्पाज्मोडिक देंगे, एक साथ में पीपीआई या H2 ब्लॉकर देंगे। और अगर अपन मलेरिया सस्पेक्ट कर रहे हैं, पेशेंट ऐसे एरिया का रहने वाला है जहाँ मलेरिया बहुत कॉमन है, रेगुलरली मलेरिया के केसेस आते हैं, तो अपन पेशेंट को एंटी मलेरियल भी स्टार्ट कर देंगे। सपोर्टिव केयर, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ये सारी चीज़ों के बारे में पेशेंट को एडवाइस कर देंगे और पेशेंट को ट्रीटमेंट लिख के भेज देंगे। तो ट्रीटमेंट में क्या क्या देना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एंटीबायोटिक देना है, तो एंटीबायोटिक में ह्यूज क्लास ऑफ एंटीबायोटिक है, बहुत सारी एंटीबायोटिक है, सारी एंटीबायोटिक सारे पेशेंट को नहीं दे सकते। फीवर वाला पेशेंट कोई है, एक्यूट फीवर के साथ आया है, तो कौन कौन सी एंटीबायोटिक अपन कॉमनली चूज करते हैं उसके ऊपर बता देता हूँ। पेनिसिलिन या सेफेलोस्पोरिन कॉमनली अपन चूज करते हैं। सेफेलोस्पोरिन में सेफिक्सिम, सेफपोडोक्सिम ओरल एंटीबायोटिक में चूज करते हैं। पेनिसिलिन में एमॉक्सिसिलिन और एमॉक्सिक्लेवुलिनेट, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। क्विनोलॉन्स में अपन ओफ्लॉक्सासिन या लीवोफ्लॉक्सासिन यूज़ कर सकते हैं। मैक्रोलिड्स में एजिथ्रोमाइसिन यूज़ करते हैं। तो दीज आर द 4 क्लास ऑफ एंटीबायोटिक जो कि पेशेंट अपने पास बुखार के साथ आया, शॉर्ट हिस्ट्री लेके आया, अपनी आंखें बंद है, दिमाग काम नहीं कर रहा, तो इन 4 कॉम्बिनेशन में से कोई एक एंटीबायोटिक अपन ने पेशेंट को लिख के दे दी और हो सकता है कि 80% पेशेंट इसी एंटीबायोटिक से फीवर उसका ठीक हो जाए। तब अपने पेशेंट में लाइन ऑफ मैनेजमेंट क्या रहेगा, अपन ने ओरल एंटीबायोटिक पेशेंट की प्लान करी, तो क्या क्या एंटीबायोटिक प्लान करी। सेफिक्सिम या सेफपोडोक्सिम जो कि नॉर्मली 200 mg BD के डोज पे अपन देते हैं, तो यहाँ भी अपन ने चालू कर दी। सेफिक्सिम सेफपोडोक्सिम के साथ अपन ने ओफ्लॉक्सासिन भी ऐड कर दिया, तो कॉम्बिनेशन वाली कर दी, सेफिक्सिम और सेफपोडोक्सिम विद ओफ्लॉक्सासिन, सेफिक्सिम और सेफपोडोक्सिम विद क्लेवुलिनेट, ये कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ओफ्लॉक्सासिन या लीवोफ्लॉक्स प्लेन भी यूज़ कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन वाली यूज़ करने का फायदा यह है कि अगर एक दवाई काम नहीं कर रही तो दूसरी दवाई काम करेगी और हो सकता है पेशेंट ठीक हो जाए। तो जरूरी नहीं है कि जो अपन ने एंटीबायोटिक दी पेशेंट उससे ठीक हो, तो कई बार कोशिश करके अपन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंटीबायोटिक्स या कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ड्रग्स अपन लिख देते हैं, तो उससे पेशेंट के ठीक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके अलावा और कॉम्बिनेशन में अपन एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं 500 mg OD या 500 mg ट्वाइस डेली भी दे सकते हैं, एमॉक्सिसिलिन क्लेवुलिनेट दे सकते हैं। अब अपन ने पेशेंट को इनमें से कोई एंटीबायोटिक चूज करी और अपन ने पेशेंट को 5 दिन बाद दोबारा बुलाया और बोला कि 5 दिन बाद दोबारा टेस्ट कराना। दोबारा टेस्ट कराया तो विडाल जो है 1:320 पॉजिटिव आ गया। तो अब अपन क्या करेंगे, डायग्नोसिस अपनी बन गई एंटेरिक फीवर, और एंटेरिक फीवर में अगर अपने को एंटीबायोटिक देना है तो उसका कोर्स कितने दिन का होना चाहिए, 10 डेज का। तो कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक क्या होगा, 10 डेज। तो 10 डेज के लिए अपन पेशेंट को एंटीबायोटिक देंगे। अब अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं एंटीपायरेटिक के ऊपर, बाकी एंटी स्पाज्मोटिक, एंटीमेटिक उसके बारे में बात नहीं कर रहा, एंटी मलेरिया के बारे में भी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, बट ओरल एंटीपायरेटिक के बारे में बता देता हूँ। कौन कौन सी एंटीपायरेटिक ड्रग है जो हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। तो पैरासीटामॉल रेगुलरली यूज़ में आती है, 250 mg, 500 mg, 650 mg या 1000 mg दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार तक दे देते हैं। तो अप टू 3 ग्राम तक तो अपन कॉमनली इसको पैरासीटामॉल को दे देते हैं। पैरासीटामॉल की अच्छी बात यह है कि ये एंटीपायरेटिक बहुत अच्छा है, फीवर को अच्छा सबसाइड कर देता है और देने के हाफ एन आवर में फीवर उतरना चालू हो जाता है। लेकिन नुकसान क्या है कि शॉर्ट एक्टिंग है, 4 से 6 घंटे में इसका असर खत्म, तो बुखार फिर से आ जाता है। पेशेंट अपने को फोन करता है कि सर बुखार मेरा 4 घंटे तक उतर गया, 4 घंटे बाद फिर आ गया, तो क्या मैं दोबारा से पैरासीटामॉल खा लूँ। खा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, खा सकते हो। दिन में 6 गोली खा सकते हो 500 mg की, 3000 तक तो खा ही सकते हो। तो 650 वाली दिन में 4 खा लो, 5 खा लो,
लेकिन अगर पेशेंट का फीवर 2-2, 3-3, 4-4 घंटे पे रिपीट हो रहा है और पेशेंट चाह रहा है कि सर कोई ऐसी गोली लिख दो जिससे बुखार मेरा लंबे समय तक नहीं आए, तो अपन क्या चूज कर सकते हैं, आइबुप्रोफेन या निमेसुलाइड, जो कि एंटीपायरेटिक होने के साथ साथ लॉन्ग एक्टिंग है। लेकिन ये चूंकि एनसेड्स प्रॉपर्टीज में ज़्यादा है तो ब्लड कोगुलेशन के रिस्क रहते हैं, और सेफ्टी प्रोफाइल अगर देखें तो पैरासीटामोल इज द सेफेस्ट एंटीपायरेटिक ड्रग। तो पैरासीटामोल देने में कोई कंफ्यूजन नहीं, कहीं कोई डाउट नहीं। कोई कार्डियक पेशेंट है तो आइबुप्रोफेन देने में डर लगता है, निमेसुलाइड देने में डर लगता है कि कहीं पेशेंट को अटैक तो नहीं आ जाएगा, ब्लड कोगुलेट तो नहीं हो जाएगा, थ्रोम्बस तो नहीं बन जाएगा। लेकिन अगर फिर भी दे सकते हैं तो अपन आइबुप्रोफेन यूज कर सकते हैं, 200 mg, 400 mg, 600 mg, 800 mg तक अपन दे सकते हैं। निमेसुलाइड भी 100 mg से 300 mg दे सकते हैं। एस्प्रिन पेशेंट खा लेता है, आजकल अपन रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन पेशेंट को पता है कि बुखार की एक दवाई एस्प्रिन है, मेडिकल स्टोर पे जाता है, एक एस्प्रिन लेता है, 300-350 mg की 2 गोली एक साथ खा जाता है, उससे उसका बुखार उतर जाता है। तो दे सकते हैं। एस्प्रिन अच्छा एंटीपायरेटिक है, लेकिन उसके अदर साइड इफेक्ट, ब्लड थिनर है तो एंटीप्लेटलेट सेक्शन है तो खून पतला करेगा, तो इसलिए सब में देना मुश्किल है। लेकिन फिर भी 500 से 1000 mg के डोज पे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अदर एंटीपायरेटिक्स में अपने पास डाइक्लोफिनेक है, मिफेनेमिक एसिड है, पायरोक्सिकेम है, नेप्रोक्सिन है और कीटोप्रोफेन है। दीज आर द ड्रग जो कि कम एंटीपायरेटिक है लेकिन कॉम्बिनेशन में दी जा सकती है, जिससे पेन फीवर दोनों सबसाइड हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। अपन ने अपने पेशेंट में लाइन ऑफ मैनेजमेंट प्लान कर लिया। अब अपनी फाइनल डायग्नोसिस क्या बनी, एंटेरिक फीवर। अब इसके बारे में प्रिस्क्रिप्शन अपने को पेशेंट को लिख के देना है, तो वो प्रिस्क्रिप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या लिख के दूंगा। आप इसमें कुछ और ऑप्शन भी दे सकते हैं, डिफरेंट क्लास ऑफ एंटीबायोटिक चूज कर सकते हैं, डिफरेंट ब्रांड लिख सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से पेशेंट को लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन है, जिसमें मैंने एंटीबायोटिक जिफियो, सेफिक्सिम विद ओफ्लॉक्सासिन किसी भी ब्रांड नेम से लिख के सुबह शाम 5 दिन के लिए दे दी। 5 दिन बाद बुलाया, एंटेरिक फीवर पॉजिटिव आ गया था, विडाल 1:320 हो गया, तो अपन ने एंटीबायोटिक 5 दिन के लिए और बढ़ा दिया। मेफ्टाल इस्पात पेट दर्द के लिए दे दी, रेबेमेक DSR या कोई भी PPI विद डोम्पेरिडोन दे दिया, पैरासीटामोल काल्पोल दे दी या आइबुप्रोफेन दे दी, मल्टीविटामिन दे दिया, एंटीमेटिक में ऑन्डेंसेट्रॉन दे दिया। तो ये सारी चीज़ें अपन ने पेशेंट को लिख के दे दी। तो इससे अपना पेशेंट का मैनेजमेंट प्लान हो गया। 10 दिन पेशेंट को बताना है कि एंटीबायोटिक आना है, तो आपका ये फीवर पूरी तरह से चला जाएगा। तो ये अपनी डायग्नोसिस थी एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर के ऊपर 2 मिनट बोल देता हूँ। एंटेरिक फीवर 2 टाइप का होता है, एक टाइफाइड और एक पैराटाइफाइड। तो टाइफाइड लेस कॉमन है, पैराटाइफाइड ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि पैराटाइफाइड माइल्ड इन्फेक्शन है, कई बार डायग्नोस नहीं होता है, पेशेंट मेडिकल से एंटीबायोटिक लेके खा लेता है, तो नॉर्मल पैराटाइफाइड इन्फेक्शन जो नॉर्मल एंटीबायोटिक से 4-5 दिन में ठीक हो जाते हैं। एंटेरिक फीवर भी माइल्ड है तो वो 5 दिन के कोर्स से ठीक हो जाएगा, लेकिन कई बार बिकॉज ऑफ साल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन जो कि टाइफाइड फीवर है, उसमें पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में जा सकता है, पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, IV एंटीबायोटिक चालू करनी पड़ती है, IV मैनेजमेंट प्लान करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो इस हिसाब से पेशेंट का मैनेजमेंट आगे प्लान होता है। तो आज अपन ने अप्रोच टू फीवर में एक केस डिस्कस किया है जो कि एंटेरिक फीवर का डायग्नोस हुआ, बट डायग्नोसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपना अप्रोच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइन ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, पेशेंट की हिस्ट्री डिटेल में लेना, पेशेंट को एग्जामिन करना, पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन प्लान करना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा चैट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आगे के लेक्चर के लिए आप क्या चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं।